जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पौधों में पदार्थों का परिवहन जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा देखे थे। तो जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा पदार्थों का परिवहन कैसे होता है उसके बारे में देखे थे। आज जो देखना है वो है पौधों में जल का अवशोषण एवं परिवहन की क्रियाविधि। पौधों में जल के अवशोषण एवं परिवहन की क्रियाविधि। कल हम लोग देखे थे कि पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो पौधे में भोजन का स्थानांतरण करता है। फिर उसमें अंतर हम लोग देखे थे, जाइलम और फ्लोएम में अंतर होता है। तो आज इसको समझना है, थोड़ा सा ये कठिन है। इसको देखिएगा, डायग्राम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं प्लांट के रूट का। हम जानते हैं कि पौधा जो होता है वो जल का जो अवशोषण करता है वो रूट के द्वारा करता है, जड़ के द्वारा करता है, और जड़ में भी ये सहायता कौन करते हैं? मूल रोम करते हैं। तो हम लोग डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले ये जो है ये मूल रोम है। इस प्रकार से तो ये जो डायग्राम है वो रूट हेयर का है। इसमें मान लेते हैं ये सॉइल, ये मृदा है, इसको लिख सकते हैं मृदा। मृदा में ही छोटे छोटे इस प्रकार से ये जो है इसको जल कण लिख सकते हैं। और ये जो संरचना है ये ब्लैक वाला, इसको कह सकते हैं मूल रोम। मूल रोम। फिर इसके बाद यहाँ से जो ग्रीन कलर से बनाए हैं ये कोशिका का रूट हेयर का जो सबसे बाहरी सरफेस होता है उसको दिखाए हैं। तो रूट का जो सबसे बाहरी सरफेस होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स। और जो सबसे आंतरिक सरफेस होता है, सतह होता है कोशिका का, वो होता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस। तो ये मेनली तीन भाग, सबसे बाहरी एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स और थर्ड जो है वो इंडोडर्मिस। इसके बाद ये जो होता है ये जाकर के जाइलम से जुड़ता है। ये मान लेते हैं ये प्लांट है। तना, और तना में ये जो है ये लीफ। समझने के लिए सिर्फ बना रहे हैं। तो यहाँ से ये जो वाटर है इसको जाइलम ले जाएगा। जाइलम जो होता है इसको कहाँ पहुँचा देगा? लीफ में। तो इसको हम लिख देते हैं जाइलम, और ये है लीफ पत्ती। दो चीज यहाँ पर आपको समझना है, मानना। एक है परासरण दाब। परासरण दाब। परासरण दाब समझने की इसका एक इसे समझने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आपको याद रखना है खींचने की क्षमता। खींचने की क्षमता। यहाँ पर किसको खींचना है? जल को खींचना है। जो प्लांट है वो जल खींचेगा। तो कहीं पर भी अगर हम परासरण दाब कहेंगे उसका मतलब होगा खींचने की क्षमता। और अगर स्फीति कहेंगे, स्फीति, तो इसका मतलब समझना है खींचने की क्षमता में कमी। खींचने की क्षमता में कमी। इसको लिखना नहीं है कॉपी में, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पौधों में जो जल का अवशोषण होता है वो मृदा के द्वारा होता है। मृदा में जो जल होता है वो रूट के और रूट हेयर द्वारा, जो मूल रोम होता है उसके द्वारा होता है। तो ये कैसे है? तो ये है मूल रोम का कोशिका भित्ति, सॉरी कोशिका।
और कोशिका के अंदर का ये जो कोशिका द्रव है इसका परासरण दाब क्या है, अधिक है। परासरण दाब का अभी का मतलब खींचने का क्षमता, माने जल खींचने का जो क्षमता है वो इसमें क्या है, अभी अधिक है। तो जब ये जल खींचने का क्षमता अधिक है, प्रसरण दाब अधिक है, तो जो जल है किससे अधिक है, मिट्टी से। और इधर प्रसरण दाब कम है, इधर प्रसरण दाब अधिक है, तो इससे जो जल है वो मिट्टी से कहाँ पर प्रवेश करेगा, मूल रोम के कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। और धीरे धीरे जो जल है इस मूल रोम के कोशिका में क्या होगा, भरेगा। और जब भरेगा तो खींचने की क्षमता में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन सी अवस्था में आ गया है, अस्फीति अवस्था में आ गया। ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक फ्रूटी है, फ्रूटी, और उसमें एक स्ट्रॉ डालते हैं। अभी मुंह खाली है और मुंह से उसको, तो मुंह खाली है तो उसको क्या करेंगे, जब हम लोग खींचना शुरू करेंगे तो स्पीड शुरू में जो होता है वो आसानी से हम लोग निगलना नहीं है, ध्यान रखना है, सिर्फ खींचते जाना है। उसको खींचेंगे तो एक समय क्या होगा, शुरू में जब खींचना शुरू करेंगे तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, हम लोग आराम आराम से खींचते जाएंगे और धीरे धीरे मुंह क्या होगा, भरते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अब आप उससे अधिक नहीं खींच सकते हैं, तो उस अवस्था को हम लोग अस्फीति अवस्था कहेंगे। और जब शुरू में हम लोग उसको खींच ले रहे थे तो उसको हम लोग कौन सा क्या बोलेंगे, प्रसरण दाब क्या था, अधिक था। तो जो माउस का प्रसरण दाब शुरू में अधिक था तो फ्रूटी को आराम से हम लोग खींच पा रहे थे, निगलना नहीं है, ध्यान रखना है। और जब खींचते खींचते मुंह भर गया तो खींचने की क्षमता में क्या आ गई, अस्फीति आ गई। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो कौन सी अवस्था में आ गया है, अस्फीति अवस्था में। ठीक उसी प्रकार से जो मूल रोम होता है इसकी कोशिकाएं जो है वो प्रारंभिक अवस्था में प्रसरण दाब इसका क्या होता है, अधिक होता है। किसके तुलना में, मृदा के तुलना में। तो जब इसका प्रसरण दाब अधिक होता है तो जो जल है वो किस में अवशोषित हो जाता है, मूल रोम की कोशिकाओं में। धीरे धीरे मूल रोम की कोशिकाओं में जो जल है उसका मात्रा बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगा, और इसके सांद्रता बढ़ने से ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, कोशिका अस्फीति अवस्था में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसके हुआ, यहाँ पर भी जल नहीं पहुंचा है, तो अब इसका जो प्रसरण दाब होगा वो इसके तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ से जल इसमें प्रवेश करेगा, धीरे धीरे जल जो है इसमें भी क्या होगा, भरेगा। और जब जल इसमें भरेगा तो ये भी कौन सी अवस्था में आ जाएगा, एपिडर्मिस भी अस्फीति अवस्था में आएगा। अब देखते हैं कॉर्टेक्स, तो अभी कॉर्टेक्स में जल नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर इसका जो खींचने का क्षमता होगा वो किसके तुलना में, एपिडर्मिस के तुलना में जो है वो अधिक होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स का जो प्रसरण दाब है वो भी किससे अधिक है, एपिडर्मिस से अधिक है। तो ये जो कॉर्टेक्स है वो क्या करेगा, जल को खींचना शुरू करेगा। जब जल को ये खींचना शुरू करेगा तो इसके अंदर भी जल जो है वो क्या होगा, भरेगा। और जब जल इसके अंदर भरेगा तो फिर धीरे धीरे ये भी कौन सी अवस्था में जाएगा, अस्फीति अवस्था में। कहने का मतलब इसके जल खींचने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम। अब इसके बाद कौन आएगा, इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस जो है ये अब इसका प्रसरण दाब किससे अधिक हो जाएगा, कॉर्टेक्स से। तो कॉर्टेक्स से ये जो जल है वो धीरे धीरे किसमें प्रवेश करेगा, इंडोडर्मिस में। और इंडोडर्मिस में जैसे ही जल भरेगा वैसे ही इंडोडर्मिस कौन सी अवस्था में जाएगा, अस्फीति अवस्था में। इसके बाद जो जल है वो धीरे धीरे कहाँ पर पहुंचेगा, जाइलम। अब यहाँ पर देखिए इंडोडर्मिस से आगे है जाइलम। तो जाइलम जो है इसका इसका प्रसरण दाब किससे अधिक हो जाएगा, इंडोडर्मिस से। और इंडोडर्मिस से जैसे ही अधिक होगा तो इंडोडर्मिस से जो जल है वो जाइलम में इंटर करेगा। और फिर जाइलम भी है वो कौन सी अवस्था में जाएगा, अस्फीति अवस्था में। और एक बार इस तरह से जो क्रम है वो चलता रहता है और अंत तक ये पानी कहाँ पहुँच जाता है, पतियों तक पहुँच जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पौधों में जो जल का अवशोषण होता है वो जड़ में उपस्थित जो मूल रोम होता है उसके द्वारा होता है। जब मूल रोम का कोशिका का जो कोशिका रस का प्रसरण दाब जो है वो मिट्टी के दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसके अंदर कोशिका रस के अंदर जल प्रवेश करेगा। और जब इसके अंदर जल प्रवेश कर जाता है तो ये धीरे धीरे इसमें ये कौन सी अवस्था में आता है, अस्फीति अवस्था में। कहने का मतलब इसको खींचने की क्षमता में कमी आती है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखिए इसमें जल भर गया, यहाँ पर अभी जल नहीं है, तो यहाँ पर ये इसका प्रसरण दाब क्या होगा, इससे अधिक, मिट्टी से अधिक इसका था, तो मिट्टी से जल इसमें प्रवेश कर गया। जब इससे इसका या मूल रोम की कोशिका से इसका प्रसरण दाब अधिक होगा तो जल यहाँ पर प्रवेश करेगा। और जैसे जैसे जल इसमें इंटर करेगा तो इसका भी क्या होगा, ये भी अस्फीति अवस्था में आएगा। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद इसका प्रसरण दाब अधिक होगा तो जल यहाँ से यहाँ इंटर करेगा, फिर ये अस्फीति अवस्था में आएगा। फिर इसका प्रसरण दाब अधिक होगा तो जल यहाँ से इसमें इंटर करेगा, तो ये अस्फीति अवस्था में। इस प्रकार से ये क्रम जो है वो लगातार चलते रहता है। और जो जल जो है वो मूल रोम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, जाइलम के द्वारा होते हुए वो कहाँ पर पहुँच जाता है, पतियों तक पहुँच जाता है। तो ये समझ में आया होगा बहुत कम लोगों को, कोशिश करना है इसको समझने का। और
ध्यान से सुनने का, एक बार दो बार वीडियो देखने का, ठीक है। देखने के बाद वो आपको समझ में आएगा। इसके बारे में लिखना है तो पहले आप इस डायग्राम को वहाँ पर बनाइए और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में कैसे क्रिया और उसके बारे में लिखते हैं। देखिए, पौधों में जल के अवशोषण एवं परिवहन की क्रियाविधि, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि पौधे मृदा से जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा करते हैं। पौधे में जो जल का अवशोषण होता है मृदा से, वो किसके द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा होता है। अब ये कैसे होता है, तो कह रहा है कि कोशिका में कोशिका रस का परासरण दाब, कोशिका में यहाँ पर कोशिका जो है वो मूल रोम के कोशिका को बोला है। तो कोशिका में कोशिका रस का प्रसरण दाब का मतलब होता है खींचने की क्षमता, ठीक है। क्या होता है, मृदा में जल के दाब से क्या होता है, अधिक होता है। मृदा में जो प्रसरण दाब है उससे कोशिका रस का जो प्रसरण दाब होता है वो अधिक होता है, खींचने की क्षमता अधिक होता है, जिसके कारण जो जल है वो विसरण क्रिया द्वारा किसमें प्रवेश कर जाता है, मूल रोम में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अब मूल रोम में जल प्रवेश कर गया, उसके बाद क्या होगा कि मूल रोम में धीरे धीरे जल का मात्रा बढ़ेगा, ठीक है। मात्रा बढ़ेगा तो खींचने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस अवस्था को बोलते हैं अस्फीति। तो कह रहा है कि इसके बाद मूल रोम की कोशिकाएं जो हैं वो अस्फीति अवस्था में आ जाती हैं। और अब ये अस्फीति अवस्था में गया तो इसके बाद बताए थे कि आता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का प्रसरण दाब किससे अधिक हो जाएगा, एपिडर्मिस या कोशिका रस से अधिक हो जाएगा, तो वही लिखा है। और धीरे धीरे इसका प्रसरण, कहने का मतलब जो एपिडर्मिस है या मूल रोम की कोशिकाएं हैं, इसका प्रसरण दाब किससे कम हो गया, जब कॉर्टेक्स से कम हो जाता है। और जब कॉर्टेक्स से कम हो जाएगा तो जल अब कहाँ पर इंटर करेगा, कॉर्टेक्स में, ठीक है। जिससे जल जो है वो कॉर्टेक्स में क्या कर जाता है, प्रवेश करती है। और ये क्रिया है वो लगातार चलते रहेगा। अब कॉर्टेक्स में जल प्रवेश कर गया तो धीरे धीरे कॉर्टेक्स में जल भरेगा, तो कॉर्टेक्स भी कौन सी अवस्था में जाएगा, अस्फीति अवस्था में आएगा। इसके बाद जो जल है वो कहाँ एंटर करेगा, इसके बाद जो है इंडोडर्मिस है। तो इंडोडर्मिस का प्रसरण दाब अब कॉर्टेक्स से अधिक होगा तो जो जल है वो इंडोडर्मिस से कहाँ पर, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस में एंटर करेगा। और उसके बाद जो जल है वो जाइलम से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाएगा, पत्तियों तक पहुँच जाएगा। तो एक बार इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको ठंडा दिमाग करके समझना है, उस वीडियो देखना है। पौधे मृदा से जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा करते हैं। कोशिका में कोशिका रस का परासरण दाब मृदा में जल के दाब से अधिक होने के कारण जल जो है विसरण क्रिया द्वारा कहाँ पर प्रवेश करता है, मूल रोम में प्रवेश करती है। इसके बाद मूल रोम की कोशिकाएं जो है वो अस्फीति अवस्था में आ जाती हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे इनका प्रसरण दाब कॉर्टेक्स से कम हो जाता है, जिससे जल जो है वो कॉर्टेक्स में प्रवेश करती है। और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे जल इंडोडर्मिस एवं जाइलम से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, पत्तियों तक पहुँच जाता है। तो ये है पौधों में जल के अवशोषण एवं परिवहन की क्रियाविधि। किताब से भी पढ़ करके समझ सकते हैं, तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। पौधों में परिवहन जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जंतुओं में परिवहन। तो हेडिंग डालेंगे जंतुओं में परिवहन। अब जंतु जो होते हैं उनके शरीर में कई प्रकार के पदार्थों का परिवहन होता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है, कई प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उस सब का परिवहन होता है, गैसों का परिवहन होता है। तो और इन सभी चीज़ों का जो परिवहन है वो दो चीज़ों के द्वारा होता है, रक्त एवं लसिका के द्वारा। तो हम लोग लिख सकते हैं जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन रक्त एवं लसिका 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं के द्वारा होता है। जंतु जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ अभी बताए कौन कौन, भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन। इन सभी प्रकार के पदार्थों का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है। और हम लोग समझना है कि रक्त होता क्या है, तो हेडिंग डालेंगे ब्लड, रक्त।
9th में इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रक्त जो होता है वो लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग चेंज करेंगे। रक्त जो होता है ये लाल रंग का तो क्लियर है, लाल रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव इसका पीएच मान जो है वो 7.4 होता है, इसलिए इसका जो प्राकृतिक होता है वो बेस प्राकृतिक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रक्त जो होता है वो लाल रंग का एक क्षारीय द्रव है जो कहाँ पर प्रवाहित होते रहता है, रक्त वाहिनियों में। रक्त वाहिनी दो प्रकार के, सीरा और धमनी। जो सीरा होता है वेन, और जो धमनी जिसको आर्टरी बोलते हैं, तो उनको रक्त वाहिनी बोलते हैं। उन्हीं रक्त वाहिनियों में लाल रंग का ये जो क्षारीय द्रव जो प्रवाहित होते रहता है, उसी क्षारीय द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, रक्त लाल रंग का क्षारीय द्रव है। इसको क्षारीय द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। क्षारीय द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। अब इसके बाद बात करें कि इसका लाल रंग क्यों होता है, तो आप लोग जानते हैं कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो एक विशेष वर्ण के कारण होता है, और उस वर्ण का जो नाम है वो हीमोग्लोबिन है। इसी में लिख सकते हैं, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के उपस्थिति के कारण होता है। ब्लड जो है उसका लाल रंग होता है, और लाल रंग जो होता है वो कौन से वर्ण के कारण, हीमोग्लोबिन वर्ण के उपस्थिति के कारण होता है। इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग रक्त के संघटक देखते हैं। नेक्स्ट रक्त के संघटक, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट देखना है, तो रक्त के संघटक ब्लड जो होता है वो मेनली दो चीज़ों से बना होता है। पहला जो रक्त का संघटक है वो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और सेकेंड जो ब्लड कंस्टिट्यूएंट होता है उसको बोलते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं ये ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, और हम लोग पढ़े हैं कि रक्त कणिकाएं जो होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कोशिका या कणिका भी कह सकते हैं। सेकेंड जो होता है उसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका या कोशिका। और थर्ड जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। इसका और नाम बताए थे हम। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो होता है उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और जो प्लेटलेट्स होता है इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पर रक्त जो होता है वो उसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, रक्त का जो तरल भाग होता है। रक्त के 2 भाग, एक तो तरल भाग होगा और दूसरा ठोस भाग होता है। तो जो रक्त का तरल भाग होता है वो कौन है, प्लाज्मा होता है, और रक्त का जो ठोस भाग होता है वो कौन होता है, रक्त कणिका। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप रक्त के संघटक हेडिंग डाल के ये दोनों संघटक नाम लिख लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालिएगा प्लाज्मा। देखिए, तो प्लाज्मा क्या होता है, अभी बताया कि रक्त का जो तरल भाग होता है, जो लिक्विड पार्ट होगा वो कौन होगा, प्लाज्मा होगा, और ये हल्के पीले रंग का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रक्त के हल्के पीले रंग के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का जो हल्का पीले रंग का भाग होगा, ब्लड को आप ले करके किसी में कांच में और उसको छोड़ दीजिएगा तो ऊपर येलो कलर का पोर्शन जमा हो जाता है, तो वो हल्के पीले रंग का भाग होता है।
और वही हल्के पीले रंग के तरल भाग को, जो ब्लड का जो तरल भाग है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कई तरह के सबस्टांस पदार्थ मौजूद होते हैं। तो इसमें बताए थे कि प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का 55% भाग होता है। अगर किसी व्यक्ति के मान लेते हैं कि 100 ml ब्लड है, तो उसमें 55 ml जो होगा वो कौन होगा, प्लाज्मा होगा। यहाँ पर देखते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि रक्त का लगभग 55% भाग, रक्त का लगभग 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। रक्त का लगभग 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। इसके साथ साथ प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं तो देख सकते हैं। प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट, प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन एवं 3% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। कह रहा है कि हम लोगों के जो ब्लड होता है, ब्लड का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है, और इस 55% प्लाज्मा में 90% जो है वो जल है, 7% प्रोटीन होता है और 3% अन्य कार्बनिक एवं क्या होते हैं, अन्य अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो डालना है वो प्लाज्मा प्रोटीन डालना है। प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। बात कर सकते हैं कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले हाइड्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन एवं हिपेरिन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है। तो प्लाज्मा में मिले 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू 10 क्लास, पहला जो है, फर्स्ट जो है वो फाइब्रोनोजिन है, सेकेंड जो है वो प्रोथ्रोम्बिन और थर्ड जो है वो हिपेरिन है। तो फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद हम लोग को एक और हेडिंग डालना है और वो है सीरम। प्लाज्मा, जितना भी प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी बताया कि 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 3% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। उन सभी में से सिर्फ एक प्रोटीन को क्या कर देना है, अलग कर देना है, फाइब्रोनोजिन को। और अगर हम लोग फाइब्रोनोजिन को अलग कर देते हैं उस प्लाज्मा में से, तो उसके बाद प्लाज्मा का जो शेष बचा हुआ भाग होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। तो सीरम का डेफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को हम लोग क्या करते हैं, सीरम कहते हैं। तो यह है प्लाज्मा से संबंधित। इसके बाद ये पहला भाग है रक्त का। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो रक्त कणिकाएं पढ़ना है। तो पहले आप इसको क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद एक डालते हैं रक्त कणिकाएं। तो ब्लड का जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है रक्त कणिकाएं। और अभी बताया कि रक्त कणिकाएं जो होते हैं वो रक्त के ठोस भाग होते हैं। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है डेफिनेशन, फिर भी लिख देते हैं कि रक्त जो होता है, रक्त के ठोस भाग को रक्त कणिका कहते हैं। रक्त कणिका कहते हैं। और ये जो होते हैं वो टोटल रक्त के कितना प्रतिशत भाग जो होता है, 45%, 55% प्लाज्मा हो गया और 45% जो भाग है वो कौन हो जाएगा, रक्त कणिकाएं हो जाएंगे। और अभी बताया कि इनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला जो है वो आएगा आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। ये लाल रक्त कोशिका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।